मैं हूँ जितेंद्र। जेल से बाहर निकलने का एक ऐसा रास्ता बनाया जहाँ से एक छोटा बच्चा भी बाहर नहीं निकल सकता, पर उसने ठान ली थी वह निकलेगा और सफल भी होगा। अपने सेल में एक मेटल का पार्ट हासिल करने में कामयाब हुआ। ये उसने कैसे किया ये आज भी एक रहस्य है। लगभग 3 सप्ताह तक प्लान को अंजाम दिया। फाइनली वक्त आ चुका था यहाँ से निकलने का। जेल के जिस कॉरिडोर से निकला वहाँ सीसीटीवी कैमरे तथा मोशन डिटेक्टर लगे हुए थे जो छोटी सी भी मोमेंट को पकड़ सकते थे। चमत्कार कहें या जादू वह उसमें दिखा ही नहीं। जबकि अगली सुबह उसके सेल में पहुंचे तो बिस्तर से गायब था। ये कैदी था रॉबर्ट कोल। Robert Cole. Obviously, Robert's mindset would have been very determined. Robert Cole. Robert Cole is mentally ill, very dangerous. Prison escapes go, this one was pretty ingenious. Jail security manager has been stood down as Robert Cole is the first man ever to escape from Long Bay's maximum security hospital wing. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 2005 से। यह है देश ऑस्ट्रेलिया। न्यू साउथ वेल्स राज्य के समंदर के किनारे है लॉन्ग वे हॉस्पिटल जेल। नाम से यह एक हॉस्पिटल लगती थी पर असल में थी एक जेल, वह भी देश की सबसे हार्श जेलों में से एक। इसे हॉस्पिटल इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन कैदियों के लिए बनाई गई थी जो मानसिक रूप से बीमार थे, जो समाज के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी खतरा माने जाते थे। यहाँ कुल 120 कैदी रखे गए थे, सभी के सभी ऐसे लोग जिन्हें दवा, निगरानी और कंट्रोल के बिना संभालना नामुमकिन था। दिन में 18 घंटे लॉकडाउन का मतलब था हर कैदी अपने छोटे से सेल में अकेला ठंडे और डल कंक्रीट के घेरे में बंद रहता था। वहाँ दिन और रात का फर्क महसूस करना मुश्किल था। केवल दीवारों पर पड़ती हल्की सी रोशनी बताती थी कि समय बीत रहा है। यहाँ के गार्ड को भी इस जगह की माइंडसेट का अंदाजा था। कई बार वे खुद कहते हैं कि यहाँ से अगर कोई साल भर सही सलामत बाहर निकल गया तो वह संत होगा या फिर पागल। इन्हीं दीवारों के भीतर एक कैदी था रॉबर्ट कोल। उम्र 36 साल। 18 साल की उम्र से उसने हथियार बंद डकैती और का क्राइम किया था। तब से वह आजादी का असली मकसद लगभग भूल चुका था। उसके जीवन का अधिकांश हिस्सा सलाखों के पीछे बीता था। इतने सालों में उसने जेल की दीवारों, गार्डों की रूटीन और रूल्स को अपनी सांसों की तरह जान लिया था। अब वह लॉन्ग वे जेल के मेंटल हॉस्पिटल वाले विंग में रखा गया है। यह विंग बाकी जेल से अलग था। यहाँ सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर डिटेक्टर, सीसीटीवी कैमरे और ऑटोमेटिक दरवाजे थे। बाहर से देखो तो ये जगह किसी किले से कम नहीं थी, लेकिन हर किला चाहे जितना भी मजबूत क्यों न लगे उसकी एक न एक कमजोरी होती है। उसका जीवन कई बार टूट चुका था। बचपन में पिता शराबी, माँ नशे की शिकार और किशोरावस्था में अपराध की ओर फिसलना। जेल में उसने कई बार सुसाइड की कोशिश की, कई बार वायलेंट झगड़ों में घायल हुआ, पर इन सब के बीच उसकी एक चीज कभी नहीं मरी, भागने की इच्छा। उसे हमेशा लगता था ये जेल उसे धीरे धीरे मार रही है। अगर उसने अब तक कुछ नहीं किया तो वह पूरी तरह खत्म हो जाएगा। साल 2005 के आखिर में जब मौसम गर्मियों की तरफ बढ़ने लगा, उसके भीतर एक नई हलचल शुरू हुई। वह रोज गार्डों को ध्यान से देखने लगा। कौन कितने समय राउंड लेता है, कौन कितने देर कॉफी पीने जाता है और कौन किस तरफ मुड़कर बात करता है। उसने हर छोटी सी छोटी बात पर ध्यान देना शुरू किया। वह जानता था कि सीधे दीवार तोड़ना या दरवाजा खोलकर भागना नामुमकिन है। यह कोई फिल्म नहीं थी, पर उसने अपने सेल की खिड़की पर ध्यान दिया। उसे देखकर भागने की एक उम्मीद जगी। उसने कई दिनों तक खिड़की की सलाखों को देखा, उनका जोड़, गारा और आसपास की ईंटें। उसने महसूस किया कि ईंटें थोड़ी नम थी, जैसे समंदर की नमी ने धीरे धीरे उन्हें कमजोर कर दिया हो। यही थी उसकी पहली सुराग। वह जानता था कि खिड़की के बगल से निकलने के लिए उसे अपने शरीर को बदलना होगा। उसकी ऊंचाई और चौड़ाई के हिसाब से यह खिड़की किसी सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन अगर वह पतला हो जाए तो शायद निकलने के लिए थोड़ी सी गुंजाइश बन सकती थी। उसने डाइटिंग शुरू की, पर यह डाइटिंग किसी सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं थी। उसने अपने प्लेट से खाना कम करना शुरू किया, हर दिन थोड़ा थोड़ा। जेल के मेन्यू में जो मिलता उसका आधा छोड़ देता। कई बार उसने भूखे पेट रात गुजारी, लेकिन उसे ये पता है कि हर छोड़ा हुआ निवाला आजादी की तरफ एक कदम है। उसने अपनी सेल में एक्सरसाइज करना शुरू किया। पुशअप, सिटअप और सबसे ज्यादा लैक्सेटिव का इस्तेमाल। लैक्सेटिव एक तरह का दवा होता है जो आंतों की प्रक्रिया को तेज करता है ताकि व्यक्ति को मल त्याग यानी पेट साफ करने में आसानी हो। उसके पास कुछ छोटी चीजें थी, सिगरेट, कुछ पुरानी किताबें और सबसे जरूरी उसकी चालाकी। उसने धीरे धीरे कुछ कॉन्टैक्ट बनाए और किसी तरह
X2 की कुछ गोलियां हासिल कर ली। अब उसका शरीर हर दिन कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसी कमजोरी में उसकी ताकत छिपी हुई थी। जनवरी साल 2006 तक उसने लगभग 14 किलोग्राम वजन कम कर लिया था। यह किसी के लिए भी अनइमेजिनेबल था और सबसे हैरानी की बात यह थी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। गार्ड को उसकी कमजोरी दिखती थी, लेकिन वे इसे दवाइयों का असर समझते थे। किसी ने नहीं सोचा कि यह आदमी किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है। अब जब उसका शरीर पतला हो चुका था, वह अगले कदम की तैयारी में था। उसे अपनी सेल में एक धारदार चीज लानी थी। वह जानता था कि जेल के भीतर एक छोटा ब्लेड या चाकू किसी के लिए मौत का हथियार हो सकता है, लेकिन उसके लिए था आजादी की चाबी। उसने अपनी लगातार मतली का बहाना बनाकर मेडिकल स्टाफ से मुलाकात की। मतली का मतलब था उल्टी यानी वोमिटिंग जैसा महसूस होना। इसी तरह अपने पास एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा रखने में सफल हुआ। रात के सन्नाटे में जब बाकी कैदी दवाओं के असर में सो चुके होते, तब वह खिड़की के पास बैठ जाता। वह धीरे धीरे खिड़की के बगल के ईंटों को खुरेदता, गारे को खोदता और ये काम इतनी धैर्य से करता कि किसी को कोई आवाज नहीं सुनाई देती। पहले के समय में गारा सीमेंट की बजाय चूने से बनता था, जिससे यह मौसम से ज्यादा इफेक्ट होता था। समंदर तट के पास होने से ईंटें तथा गारा भुरभुरे और नमक से प्रभावित हो जाते थे, जिससे घिस जाते थे समय के साथ। चाहे उसने जेल की दीवार के इस कमजोरी की गणना की हो या बस किस्मत से उसे पा लिया हो, यह प्रक्रिया उसने हफ्तों तक जारी रखी। 3 हफ्तों में उसने अपनी खिड़की के आसपास इतना हिस्सा खुरेद दिया था कि उससे गुजर सके। हर रात उसके हाथ छिल जाते, उंगलियां खून से लाल हो जाती, पर वह रुकता नहीं। यह उसकी खुद की लड़ाई थी। उसके मन में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है, बाहर निकलना। उसका सेल छोटा था, लेकिन उसके दिमाग में आजादी की तस्वीर बहुत बड़ी थी। अब उसके पास एक और प्लान था। अगर वह भागेगा तो सबसे पहले ये दिखाना होगा कि वह अपने ही सेल में है। उसने अपने तकिए का कवर और कुछ कपड़े लेकर अपने बिस्तर पर एक पुतला बना लिया। देखने में ऐसा लगता जैसे कोई इंसान वहाँ सो रहा हो। हर पल वह अपने आजादी के करीब पहुँच रहा था। उसने अपने भीतर के डर को खत्म कर दिया था और अब वह तैयार था। फाइनली वक्त आ चुका था। 19 जनवरी साल 2006 की शाम, बज रहे थे 6:45। जेल के अंदर गार्ड अपने नॉर्मल राउंड पर थे। सिक्योरिटी कैमरास चालू थे और हॉस्पिटल विंग की तरफ लाइट जल रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक कैदी अपनी सेल की खिड़की पर झुका हुआ धीरे धीरे बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। खिड़की के बगल में एक पतला दरार जैसा होल था, बस 15 सेंटीमीटर चौड़ा। उसका शरीर अब इतना पतला हो चुका था कि उसने खुद को उसमें से निकालने की ठान ली थी। उसने गहरी सांस ली, अपने शरीर को मोड़ा और धीरे धीरे सिर बाहर निकाला। उसके बाद कंधे, फिर पेट और आखिर में पैर। उसने खुद को उस खिड़की से बाहर धकेला जैसे कोई उसे नई दुनिया में ले जा रहा हो। वह नीचे जमीन पर कूद गया। उसके पैर छिल गए, लेकिन आवाज नहीं किया। फिर वह रेंगता हुआ आगे बढ़ा धीरे धीरे, ताकि कोई कैमरा उसे पकड़ न सके। लॉन्ग वे हॉस्पिटल जेल विंग समंदर की तरफ था और यहाँ रेत और नमी हमेशा हवा में घुली रहती थी। वही नमी अब उसके चेहरे पर थी, पसीने की बूंद के साथ मिली हुई। अभी उसे कई लेयर्स पार करनी थी, दीवारें, तारे और सिक्योरिटी कॉरिडोर। लेकिन उस समय उसके भीतर सिर्फ एक ही इमोशन थी, आजादी की। वह जानता था ये उसका मोमेंट है। अगर उसने इसे गंवाया तो जिंदगी फिर कभी ये मौका नहीं देगी। जेल की दीवारों के उस पार जमीन पर लेटा हुआ, ठंडी घास में चेहरा छुपाए वह धीरे धीरे सांस ले रहा था। उसका शरीर दर्द में था, खरोचों से भरा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर एक सन्नाटा था, जैसे उसे दर्द का कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। उसके लिए ये चोट आजादी की पहली कीमत थी। अपने पीछे देखता है, उसकी खिड़की अब अंधेरे में एक काली स्क्वायर स्पेस बन चुकी थी। तकिए और कपड़ों से बना पुतला उसके बिस्तर पर रखा हुआ है। ऊपर कैमरे घूम रहे हैं, लेकिन कोई अलार्म नहीं बजा। उसके प्लान का पहला स्टेप सफल हो चुका था। अब उसके सामने खुला था प्रिजन कोर्टयार्ड, एक बड़ा खाली इलाका जिसके किनारों पर ऊंची दीवारें और ऊपर रेजर वायर की घेराबंदी थी। बीच बीच में कैमरे और मोशन डिटेक्टर लगे हुए थे। गार्ड की पोस्टें कुछ दूर पर थी, लेकिन उस वक्त किसी की नजर उसके डायरेक्शन में नहीं थी। वह धीरे धीरे घुटनों के बल रेंग रहा था। उसके पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। हर कुछ मिनट पर रुककर जमीन पर चिपक जाता, सांसें रोक लेता। उसे अपने आसपास की आवाजों का बारीकी से अंदाजा था। कब कौन से गार्ड पोस्ट से रेडियो की खड़क आती है, कब कोई जूते की आहट सुनाई देती है।
उसकी इस योजना का हर हिस्सा महीनों की तैयारी का आउटकम था। वह जानता था कि लॉन्ग वे जेल के कुछ हिस्सों में मोशन सेंसर थोड़े पुराने हैं, हवा के झोंकों से भी अलर्ट हो जाते थे। इस वजह से गार्ड कई बार फॉल्स अलर्ट को नजरअंदाज कर देते थे। उनके इस कमजोरी को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह हरकत में था लेकिन इतना धीरे कि कैमरे को भी सिर्फ हवा की लहर लगती। उसने एक एक कदम नापकर तय किया। उसके मन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी, बाहर की दीवार की ओर। दीवार तक पहुंचने में उसे आधे घंटे लगे। इस बीच वह 2 बार रुका। 2 बार उसने गार्ड की आवाजें सुनी, लेकिन हर बार वह घास में बिल्कुल स्थिर हो गया। उस मोमेंट उसकी सांसें तक सुनाई नहीं दे रही थी। अब वह उस दीवार के पास था जो जेल की आखिरी सर्कल थी, लगभग 4 मीटर ऊंची, ऊपर रेजर वायर की कई लेयर्स। वह उसे देखता, यकीन है कि वह यहाँ तक पहुँच चुका है, अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं। उसने अपने साथ कुछ नहीं रखा था सिवाय एक तकिए के कवर के। वही तकिया अब उसके काम आने वाला था। उसने तकिए का कवर दीवार पर फेंका ताकि कांटेदार तार चुभे ना। उसने अपनी उंगलियों को दीवार की दरारों में टिकाया और चढ़ना शुरू किया। पहले कुछ सेकंड तक सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया दीवार की सरफेस नम और फिसलन भरी महसूस हुई। उसके हाथ छिल गए, खून की बूंदें गिरने लगी। उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे ऊपर पहुंच गया। अब उसके सामने था रेजर वायर, चमकता हुआ, पतला लेकिन जानलेवा। वह कुछ समय तक उसे देखता रहा, सोच रहा था क्या यह सच में मुमकिन है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी अब सोचने नहीं दी। उसने अपने आस्तीन को मोड़ा और वायर के बीच हाथ डाल दिया। तुरंत दर्द महसूस हुआ शरीर में। उसकी त्वचा कट गई, खून बह निकला, लेकिन उसने रुकने की कोशिश नहीं की। तकिए का कवर तारों पर फैला दिया और ऊपर चढ़ने लगा। उसके कपड़े जगह जगह फट गए, उसकी पीठ पर गहरी लकीरें बन गई। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, हवा की ठंड उसके जख्मों पर लगने लगी। हर दर्द उसे याद दिला रहा था कि वह जिंदा है और आजाद होने के लिए एक कदम करीब। दीवार के ऊपर पहुंचा तो उसने पलटकर जेल की ओर देखा। दूर कैमरे की लाइट्स चमक रही थी पर कोई हलचल नहीं थी। फिर उसने नीचे की ओर देखा, 4 मीटर की ऊंचाई से जमीन तक। बिना सोचे उसने छलांग लगा दी। वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके टखने में जोर का दर्द हुआ, शायद हल्की मोच आ गई थी, लेकिन उठा और फिर से रेंगने लगा। उसके कपड़ों पर मिट्टी और खून के धब्बे लग गए थे। उस मोमेंट जेल की सिक्योरिटी सिस्टम ने कोई अलार्म नहीं बजाया। वॉच टावर खाली था क्योंकि वह वॉच टावर छोड़कर ड्यूटी रूम में कॉफी पी रहा था। सीसीटीवी कैमरा उस दिशा में टिल्ट था जहां हवा से पेड़ की डालियां हिल रही थी। ये वह चंद मिनट थे जिसमें एक कैदी ने असंभव को संभव कर दिखाया। रॉबर्ट अब सड़क की तरफ बढ़ रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वह किस दिशा में जा रहा है, बस ये पता है कि रुकना नहीं। हाँफते हुए चलता रहा, पैर चोटिल, उसकी सांसें भारी। हर कदम उसे मौत और आजादी के बीच खड़ा कर रहा था। कुछ ही देर में उसने जेल के टावर लाइट को पीछे छोड़ दिया। अब उसके सामने फैला हुआ था सिडनी शहर का आउटर एरिया, अंधेरी गलियां और जलते हुए स्ट्रीट लाइट्स। उसने अपने खून से सने हाथों को देखा, खुद से बुदबुदाया, मैं बाहर हूँ, सच में बाहर। उस रात वह किसी छत के नीचे नहीं रुका। वह जंगल और खाली मैदान के बीच चल पड़ा। समंदर से आती ठंडी हवाएं उसके चोटों पर लगती तो वह दर्द से सिहर जाता, पर वह रुकता नहीं। उसके भीतर एक आदिम प्रवृत्ति जाग चुकी थी, भागो जब तक सांस है। जेल के भीतर अगली सुबह तक किसी को कुछ पता नहीं चला। गार्ड ने अपनी रेगुलर काउंटिंग की और तकिए पर रखे पुतले को देखकर आगे बढ़ गए। सुबह 7 बजे किसी ने पास जाकर देखा, तब उन्हें एहसास हुआ कि बिस्तर पर जो बॉडी है वह असली नहीं। प्रिजन में हड़कंप मच गया। अलार्म बजा, पुलिस को अलर्ट किया गया और खोज अभियान शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर बुलाए गए, सर्च टीमें तैनात हुई। पूरे एरिया में सायरन गूंजने लगे, लेकिन तब तक कैदी जा चुका था अंधेरे और जंगल के बीच कहीं। वह 2 दिन तक फरार रहा। उन 2 दिनों में उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। उसके शरीर में दवाओं की कमी थी। वह मेंटली कंफ्यूज था। कई बार उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कई बार खुद अपने डर से भागता रहा, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक विश्वास था, मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। 3 दिन बीत चुके हैं उस रात को जब उसने लॉन्ग वे हॉस्पिटल जेल की दीवार को पार की थी। 3 दिन जिसमें उसने न कुछ सही से खाया, न पिया, न सोया। उसका शरीर अब एक ढांचा रह गया था, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी अपने भीतर किसी आजादी की लकीर
शरीर पकड़े हुए था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब स्ट्रीम पर थी। एयर सपोर्ट यूनिट ने हेलीकॉप्टर हर घंटे उस इलाके का चक्कर लगाते जहां आखिरी बार उसे देखा गया था। न्यू साउथ वेल्स सर्च टीम ने आसपास के सभी इलाकों में 200 से अधिक ऑफिसर्स को लगाया था। डॉग स्क्वाड और थर्मल कैमरों की मदद से हर जंगल, हर झाड़ी, हर गली की तलाशी ली जा रही थी। उसे पब्लिक के लिए खतरा माना गया था, लेकिन रॉबर्ट अब किसी के लिए खतरा नहीं। वह खुद से भी थक चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, पैर छिल चुके थे, उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कांटों के निशान अब सूखने लगे थे। वह सिडनी के सबर्बन एरिया में भटकता फिर रहा था। कभी किसी छोड़े हुए गैराज में कुछ देर रुकता, कभी किसी झाड़ी के पीछे छिप जाता। कई बार उसने कोशिश की कि किसी दुकान से कुछ खरीद ले, पर डर के कारण रुक गया। उसे पता था कि हर जगह उसकी तस्वीर लगी थी। रात को जब वह दीवार के सहारे बैठता है तो उसे जेल की दीवारें याद आती। वही ठंडी ईंटें, वही अंधेरा, वही घुटन। वह सोचता था क्या उसने सच में आजादी पाई है या बस एक और कैद में आ गया है, बड़ी लेकिन फिर भी लिमिटेड। तीसरे दिन की सुबह वांडाई के पास की एक साइड स्ट्रीट पर चलता हुआ दिखाई दिया। उसके कपड़ों पर धूल, बाल उलझे हुए और चेहरों पर कुछ अजीब सा रंग लगा हुआ था। दरअसल उसने पास की किसी दुकान से चोरी किए गए पेंट से अपने चेहरे पर नकली दाढ़ी मूंछ बना ली थी। शायद उसे लगा कि इस भेष में उसे कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन यह भेष इतना अजीब था कि जिसने भी उसे देखा उसे शक हुआ। एक टैक्सी ड्राइवर ने सर्च टीम को फोन किया। बताता है ये आदमी थोड़ा अजीब लग रहा है, चेहरा जैसे रंग से बना हुआ है, कहीं पहले देखा हुआ लगता है। पुलिस ने धीरे से घेरा बनाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, न कोई हैरानी। टीम ने बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के उसे अरेस्ट कर लिया। रॉबर्ट कोक को फरारी के लिए कोर्ट ने 21 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई। उसे सिडनी के सिल्वर वाटर जेल में भेज दिया गया, जो राज्य के सबसे सख्त फोरेंसिक जेलों में से एक थी।